तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारे लिए एग्ज़ाम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पल्स पॉइंट की, यानी कि मोस्टली कैनुला या इंजेक्शन देने के लिए कौन कौन सी साइट होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी टेम्पोरल आर्टरी का। टेम्पोरल ये वाली, तो ये वाली टेम्पोरल के बारे में क्या होता है कि ऑन द साइड ऑफ द फोरहेड यानी कि टेम्पल्स, यानी कि हमारे सिर के पास में पाई जाती है। ये जो हेड होता है ना, इसके साइड में टेम्पोरल 2 होती है टेम्पल्स। इसके बाद बात करते हैं अपन कैरोटिड की। तो कैरोटिड अपने पाई जाती है गर्दन के अंदर, बोथ साइड ऑफ द नेक राइट बिलो द जो, यानी कि अपने जो दांत होते हैं, अपने जो होता है उसके ठीक नीचे पाई जाती है अपनी कैरोटिड अस्थि। ये वाली यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एपिकल पाई जाती है, इसकी साइड होती है एपिकल की एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट, टाइपिकली एस्कुलेटेड विद ए स्टेथोस्कोप, यानी कि हम स्टेथोस्कोप से जान चेक करते हैं इस वाली साइड पे। क्या बताऊँ, इस वाली साइड पे मतलब हार्ट के ठीक, हार्ट भी यहीं पाया जाता है, इसके ठीक नीचे ये पाई जाती है अपनी एपिकल। इसके बाद बात करते हैं अपन लोग ब्रेकियल, ये वाली ब्रेकियल नर्व, ये अपने हैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाथ में, इनर एल्बो यानी कि अपनी जो एल्बो होती है यानी कि कोहनी, उसके ठीक नीचे पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियल नर्व के बारे में बात करते हैं। रेडियल तो इसका होता है थंब साइड ऑफ द रिस्ट, यानी जहाँ हम 3 उंगली से चेक करते हैं वहाँ पर पाई जाती है रेडियल। यहाँ पर कहाँ पाई जाती है? इस जगह पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं फीमोरल इन द ग्रोइन एरिया बिटवीन द प्यूबिक बोन एंड द एंटीरियर इलियक क्रेस्ट। फीमोरल अपने पाई जाती है फीमर अस्थि के पास, जो फीमर बोन होती है उसके थाई पे पाई जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं ग्रोइन, यानी कि अपनी जो ग्रोइन एरिया है उसके ठीक नीचे पाई जाती है। इसके बाद पोप्लिटियल की बात करते हैं, बिहाइंड द नी, यानी कि घुटने के पीछे के साइड में ठीक पाई जाती है ये पोप्लिटियलस नर्व। इसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर टिबियल अपने जो ये टखना होता है इनर एंकल बिलो द एंकल बोन, यानी कि अपने जो टखना होता है उसके थोड़ी ऊपर, टखना क्या बोलते हैं इसको, हाँ जो भी एंकल बोलते हैं, एंकल बिलो द एंकल के नीचे ऊपर। डोर्सल पेडियस टॉप ऑफ द फुट, यानी कि अपना जो पैर होता है, फुट होता है, बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टोइज, यानी कि फर्स्ट और सेकंड उंगली के मतलब अंगूठे के पास में पाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम CRP टेस्ट के बारे में। तो CRP ऑल्सो नॉन, यानी कि इसका पूरा नाम होता है फुल फॉर्म C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। टाइप तो ब्लड टेस्ट होता है एक प्रकार का। CRP जो टेस्ट होता है C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, ये एक ब्लड टेस्ट होता है। इसका पर्पज़ यानी कि इसका कारण क्या होता है? मेजर इन्फ्लामेशन लेवल्स, यानी कि इन्फ्लामेशन यानी कि जो भी अपने कारण होता है बीमारी का, इन्फ्लामेशन का, उसका लेवल पता करने के लिए भाई इससे क्या लेवल। सैंपल टाइप ब्लड होता है। प्रिपरेशन, इसमें कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फास्टिंग यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है फास्टिंग, यानी कि पेशेंट को
सर्जरी होती है तब हम खाने से मना करते हैं 6 घंटे या 7 घंटे, जो भी होता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग। लेकिन इस टेस्ट के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि उसे कुछ खाना नहीं है। इसके बाद हम जेंडर की बात करते हैं तो किसी भी जेंडर में टेस्ट हो सकता है। एज ग्रुप की बात करें तो एज की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ये किसी में भी हो सकता है। नॉर्मल वैल्यू लेस देन 1.0 माइक्रोग्राम पर लीटर, माइक्रो नहीं है सॉरी, मिलीग्राम, mg मिलीग्राम पर लीटर। रिपोर्टिंग टाइम तो टाइपिकली 1 से 2 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। कॉस्ट की बात करें तो 200 से 500 रुपये में ये हो जाता है। इसके बाद LFT टेस्ट, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लीवर फंक्शन टेस्ट। टाइप होता है ब्लड टेस्ट। पर्पज़ चेक द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द लीवर, यानी कि लीवर में जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी स्वस्थ है या कोई बीमारी है तो उसका कारण जानने के लिए लीवर से संबंधित कोई डिजीज है। तो सैंपल टाइप, इसमें भी ब्लड का सैंपल ही लेते हैं। प्रिपरेशन तो नो स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फास्टिंग यानी कि पेशेंट को कोई भूखा रखने की या खाने से मना करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जेंडर यूनिसेक्स, कोई भी हो सकता है, सभी में ये टेस्ट कराया जा सकता है। एज ग्रुप की बात करें अबव 10 ईयर्स, तो 10 साल से ज़्यादा की एज उन्हीं में ये टेस्ट कराया जाता है LFT। नॉर्मल वैल्यू बात करें तो 8 से 40 जूल प्रति एल। इसका नाम आप सर्च कर लेना, यूएल का पूरा नाम, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं इसका नाम। रिपोर्टिंग टाइम तो 5 से 6 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाती है। कॉस्ट की बात करें तो 300 से 800 रुपये इंडियन रुपीज़ में ये हो जाता है। CBC टेस्ट, तो CBC की बात करें ऑल्सो नॉन कंप्लीट ब्लड काउंट, इसकी फुल फॉर्म होती है CBC की। टाइप बात करें तो ये भी ब्लड टेस्ट का एक प्रकार है। पर्पज़ तो ब्लड सेल एनालिसिस एंड एवलेशन, यानी कि जो ब्लड सेल होती है उनका मूल्यांकन, उनका आकलन करने के लिए किया जाता है। सैंपल टाइप की बात करें तो ये ब्लड सैंपल लेते हैं। इसमें प्रिपरेशन, इसमें कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फास्टिंग तो फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। जेंडर कोई भी हो सकता है, यानी कि जेंडर। एज ग्रुप की बात करें तो सभी में हो सकता है। नॉर्मल वैल्यू वेरियस एज पर प्रीमेचर्स, तो नॉर्मल वैल्यू पैरामीटर्स, अच्छा इसका कोई एग्जैक्ट नहीं, मतलब पैरामीटर के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से होता है CBC टेस्ट। हाँ मतलब जो भी। रिपोर्टिंग टाइम 1 से 1 से 2 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। कॉस्ट इसकी 150 से 450 लगती है। यहाँ बात करिए अपने वेरियस एज पर पैरामीटर्स, यानी कि नॉर्मल वैल्यू, तो अपने को पता है भाई RBC, WBC और प्लेटलेट्स की इसमें रिपोर्ट आती है, जो कि नॉर्मल वैल्यू अपन को मालूम है। RBC की करीब 4.5 से 6.5 लाख मिलियन के बीच होती है, ठीक है। और WBC की 4.5 से 11,000, और प्लेटलेट्स की बात करें तो उनकी होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख, तो इनके बीच होनी चाहिए इनकी नॉर्मल वैल्यू। अब क्रेनियल नर्व की बात करें तो क्रेनियल नर्व मोस्टली 3 प्रकार की होती है, एक सेंसरी होती है, एक मोटर होती है और एक दोनों प्रकार की होती है। तो फर्स्ट होती है अपनी ओल्फैक्टरी नर्व, जिसमें स्मेल, ओल्फैक्टरी नर्व का काम होता है स्मेल की पहचान करती है, ठीक है। फिर होती है ऑप्टिक नर्व, ये विजुअल का काम करती है। इसके बाद होती है ओक्यूलोमोटर, तो आई मूवमेंट होता है वो ओक्यूलोमीटर से कंट्रोल होता है। ट्रोकियल नर्व होती है वो मूव्स आइज, यानी कि जो आई हम इधर उधर घुमाते हैं, चारों तरफ राउंड करते हैं, वो ट्रोकियल नर्व से होता है। एक होता है ट्राइगेमियल नर्व, तो फेस सेंसन, मेस्टिकेशन, जो है का जो हम चबाते हैं खाने को, फेस में जो भी हलचल होती है वो ट्राइगेमियल नर्व से होती है। और एब्डुसेंस होती है वो एब्डक्ट द आई, ये भी आंखों से रिलेटेड होती है। फेशियल एक्सप्रेशन टेस्ट,
जो भी अपना स्वाद लेते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो सभी फेशियल से कंट्रोल होते हैं। इसके बाद वेस्टिबुलो कोक्लियर, तो ये सुनने और कानों के बैलेंस यानी कि हियरिंग और बैलेंस यानी कि सुनने और शरीर का संतुलन बनाने का काम करती है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोसोफेरेंजियल, तो टेस्ट गेग रिफ्लेक्स, इसमें स्वाद और जो भी अपन गेग रिफ्लेक्स का मतलब होता है किसी की बदबू वगैरह आती है तो उसके प्रति जो होता है रिएक्शन रिफ्लेक्शन। वेगस होती है तो वेगस नर्व का काम होता है पैरासिम्पैथेटिक इन्वर्सेशन, तो ये लीवर वगैरह में इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। वेगस नर्व का अपन को एक्सेसरी नर्व तो ये होती है शोल्डर सर में। हाइपोग्लोसल ये सॉल्विंग और स्पीच यानी कि निगलने और स्पीच का काम करती है। ब्रेन लूप्स की बात करेंगे तो ब्रेन लूप्स में 4, ये ब्रेन लूप के कितने होते हैं 1 2 3 4, मोस्टली 4 होते हैं और ये पीछे वाला सेरेबेलम होता है, तो इसे मिला के 5 होते हैं। फ्रंटल लोब का काम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इमोशनल बिहेवियर और मूड और पर्सनैलिटी, ये सब फ्रंटल लोब से एक्टिवेट होता है। मोटर एरिया मूवमेंट, ये मोटर एरिया मूवमेंट है। ब्रोका एरिया एक्सप्रेस स्पीच, तो इससे अपने बोलने की अपन जो बोल रहे हैं वो भी फ्रंटल लोब से कंट्रोल होता है। और मोटर एरिया नहीं, जो अपन चलते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व, ये सब फ्रंटल लोब से कंट्रोल होता है। इसके बाद पेराइटल, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे स्मेल, टेस्ट, टच, पेन, ये सब अपने को पेराइटल के थ्रू फील होती है, यहाँ से होता है। अगर ये आदमी का खराब यहाँ चोट लग जाए तो ये सब स्वाद उसको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब ना तो स्मेल आएगी उसको अजीब से आएगी नहीं, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, टच वहाँ कुछ फील नहीं होएगा, जैसे पैरालिसिस या मतलब जैसे ऐसा फील होता है। और पेन होगा, पेन फील नहीं होगा मतलब ओके। और ओसिपिटल होती है तो प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन, विजुअल सिस्टम लेफ्ट फ्रॉम राइट, शेप एंड साइज। इसके बाद बात करते हैं सेरेबेलम, तो जो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, रिदम, पोस्चर और मूवमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रीम, तो ब्रेन स्ट्रीम में आता है अपना ब्रीथिंग, हार्ट रेट और कॉन्शियसनेस। ब्रेन स्ट्रीम का मतलब उनकी अगर सिर गर्म है, ब्रेन स्ट्रीम सही है। टेम्पोरल लोब स्पीच, हियरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, बैलेंस, अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ये सब अपना टेम्पोरल लोब से कंट्रोल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ हार्मोन्स की। डोपामिन कब रिलीज होता है? द रिवॉर्ड केमिकल कब होता है? जब अपन कंप्लीटिंग टास्क, कोई टास्क यानी कोई लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तब डोपामिन रिलीज होता है। सेल्फ केयर यानी कि इज्जत, ईट वेल यानी कुछ अच्छा खाने पर, सेलिब्रेट कुछ फंक्शन सेलिब्रेट करने पर। ऑक्सीटोसिन कब होता है? ये लव हार्मोन होता है। जैसे प्ले विथ योर डॉग, आपकी जो डॉग है कुत्ते के साथ खेलने पर। लिसन टू म्यूजिक, गाने सुनने पर। डू यू डू ए गुड डिड, कोई भी अच्छा काम करते समय। गिव ए कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेन करता है जब। कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट करता है ना, गिव ए। सेरोटोनिन कब होता है? द मूड स्टेबलाइजर, ये मूड से रिलेटेड है। जैसे मेडिटेटिंग, एक्सरसाइज, वॉक इन नेचर, गेट सम सन। एंडोर्फिन होता है पेन किलर। एंडोर्फिन कब रिलीज होता है? ये पेन किलर जब अपन पेन किलर जैसे लाफिंग, हंसते हैं। डार्क चॉकलेट खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो एंडोर्फिन रिलीज होता है। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करते हैं तो एपिनेफ्रिन होती है, इसका यूज होता है कार्डियक अरेस्ट में, हाइपोटेंशन रिलेटेड टू सेप्टिक शॉक में, एनाफाइलेक्सिस में। इसके बाद बात करते हैं एडेनोसिन की, तो एडेनोसिन की होती है इसका यूज होता है सुपर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया यानी हार्ट रेट इसमें बढ़ जाती है।
तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं एडिनोसिन का। डोपामिन की बात करें तो इसका यूज होता है हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और कार्डियक अरेस्ट। एक्टोफिन का यूज बात करें तो ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक। एमिड्रोन का यूज करें तो वेंट्रिकुलर एरिथमियास। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है मेटाबॉलिज्म में। ओवरडोज क्रेटिन मेडिकेशन की ओवरडोज हो जाती है तो सच ऐसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का। पेन की बात करें तो पेन होता है भाई एक्यूट, जो शॉर्ट टर्म पेन अचानक होता है, तो क्रोनिक जो लंबे समय से है वो पेन। एक होता है नोसिसेप्टिव पेन, तो पेन कॉज्ड बाय इंजरी टू बॉडी टिश्यू, बॉडी में किसी टिश्यू के इंजरी होने के कारण जो पेन होता है तो वो होता है नोसिसेप्टिव। और न्यूरोपैथिक का मतलब पेन कॉज्ड बाय डैमेज टू द नर्वस सिस्टम में डैमेज होने के कारण जो पेन होता है वो होता है न्यूरोपैथिक। इसके बाद करते हैं रेफर्ड पेन परसीव्ड एट अनदर लोकेशन, यानी किसी और लोकेशन के कारण कहीं और दर्द हो रहा है तो रेफर्ड होता है। रेडिएटिंग का मतलब पेन विच स्टार्ट्स इन वन लोकेशन इज सेपरेट टू अनदर, ये भी रेफर्ड की तरह ही होता है। विसरल का होता है पेन फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स, यानी आंतरिक अंगों में जो दर्द होता है अंदर की साइड, बाहर नहीं अंदर, तो वो होता है विसरल। और सोमेटिक का मतलब पेन द स्किन मसल जॉइंट, यानी स्किन में दर्द होना या मसल्स में होगा या जॉइंटों के अंदर दर्द होगा तो वो होता है सोमेटिक। अब कुछ नॉलेज ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। तो जीवन काल आरबीसी का कितना होता है? 10 से 15 दिन। ब्लड सेल परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग में जो इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म होता है वो थ्रोम्बोसाइटिस, प्लेटलेट का होता है। वेसल्स इज कॉल्ड, वेसल्स को क्या और नाम बुलाते हैं? थ्रोम्बस। एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट इन ब्लड, तो ऐसा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन ब्लड, तो ब्लड के अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है? तो हेपेरिन होता है। ए हेरिडेटरी ब्लीडिंग डिजीज़, एक जो अनुवांशिक ब्लीडिंग डिजीज़ होती है वो होती है हीमोफीलिया। एक होता है ब्लीडर्स डिजीज़, यानी कि रक्त से संबंधित डिजीज होती है वो हीमोफीलिया होती है। और एक तो क्रिस्टमिस डिजीज़ का नाम जानते हैं, हीमोफीलिया को क्रिस्टमिस डिजीज़ के नाम से हम जानते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी नहीं हो पाई है और आपको आवाज़ भी समझ नहीं आएगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो इससे बेहतर हो। और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी बिल्कुल नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे आपको। मैंने प्लानिंग बनाई है कि जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के नोट्स सबको पीडीएफ फॉर्म में और क्लासें बना के बोर्ड पे इस चैनल पे अपलोड करूँगा, फ्यूचर में करूँगा बिल्कुल। और चैनल पे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।